हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल हाउ इज़ चाइना लीडिंग द ग्रीन एनर्जी सेक्टर इस टॉपिक के ऊपर। तो स्टार्टिंग में ऑथर बताते हैं चाइना ने इंस्टॉल किया है विंड टरबाइन और सोलार पैनल कोई भी जो नेशन है उनके कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा, और बताते हैं कि ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो खुद में ही एक अंडरलाइन शो करते हैं कि चाइना कितना आगे जा चुका है ग्लोबल ग्रीन एनर्जी के रेस में। अब इसका एक रीज़न है क्योंकि इन लोग के पास कंट्रोल है रॉ मटेरियल के ऊपर, जैसे कि पॉलीसिलिकॉन और लिथियम वो सब के ऊपर। तो वो एक तरीके से अपना डोमिनेंस बना सकते हैं मैन्युफैक्चर में सोलार पैनल और विंड टरबाइन और बैटरीज़ के ऊपर। जो चाइना का रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन है वो एक तरीके से रिज़ल्ट है स्ट्रेटेजिक स्टेट प्लानिंग के कारण और मासिव इन्वेस्टमेंट जो स्टेट ने खुद, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, खुद इन्वेस्ट किया था। स्टार्टिंग में जब ये प्रोजेक्ट बनाया वो 2000 में शुरू हुआ था, और जो बीजिंग अब एक तरीके से लीडिंग है इसको डेवलप करने में सोलार पैनल और बैटरी प्रोडक्शन में। ठीक है, अब 2024 में एलोन जो चाइना है उसने एलोकेट किया 940 बिलियन इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ठीक है, और ये यूएस बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बताता है कार्बन ब्रीफ में। ठीक है, अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो था 10.7 बिलियन का था 2006 में, लेकिन अगर इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर देखें तो उसने 3.4 बिलियन डॉलर ही बस एलोकेट किया है 2024-25 में। ये बताते हैं काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर हाईलाइटिंग द स्टार गैप, और ये शो करते हैं कि कितना स्टार गैप है इंडिया और चाइना में। अब एक तरीके से आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक टर्निंग क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी में बात करते हैं कि जो चाइना के पास बहुत बड़ी क्राइसिस थी पॉल्यूशन से रिलेटेड, उसको इन्होंने अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला। अब अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट गोल्स जो इंस्पायर किया चाइना को ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए, वो एक तरीके से जो क्राइसिस आ रहा था बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई लेवल का एयर पॉल्यूशन वो फेस कर रहे थे, तो उसके कारण ये इनको अपॉर्चुनिटी देखे। अब 2000 से पहले जो कंट्री रिलाय करता था कोल के ऊपर रिलाय करता था, और उसके कारण जो सिटी था वो अनलिवेबल टाइप का हो गया था। एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया था बीजिंग में और शंघाई में कि स्पेस से वो विजिबल था। ठीक है, और ये एक तरीके से ग्लोबल अटेंशन लाता है, और इसके कारण जो पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ रहा था धीरे धीरे। और फिर क्या हुआ कि जो एडवर्स इफेक्ट था एयर पोल्यूशन का वो प्रेशर कर रहा था गवर्नमेंट को कि एक्ट करे करके, और धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बढ़ते जा रहा था। जो और चाइना का ऑयल जो इंपोर्ट है वो भी डिपेंड करता है वेस्ट पे, तो वो एक तरीके से सेंसिटिव शिपिंग वाला जगह है जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चौक करने की बात करते हैं इंडिया कभी कभी, या फिर साउथ चाइना सी भी एक तरीके से उनके लिए बहुत क्रिटिकल है क्योंकि वहाँ पे भी जापान क्लेम करता है बहुत सारी जगह। अब अगर देखें तो लेस देन 2 डिकेड्स में चाइना ने काफ़ी ट्रांजिशन लाया है अपने इन्वायरमेंटल अंडरडॉग से। मतलब अंडरडॉग का मतलब यहाँ पे होता है कि एक ऐसा जिसका विनिंग चांसेस बहुत कम होता है, उससे वो एक तरीके से क्लीन एनर्जी सुपर पावर बन पाया है। और इनका टर्निंग पॉइंट आया था 11th 5 ईयर प्लान में 2006 से 10 तक जो चला था उस पर। ठीक है, तो जो पासेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लॉ भी हुआ था 2005 में, वो एक तरीके से लीगल बैकिंग दिया था कि एक तरीके से विज़न क्रिएट कर पाए ग्रिड ऑफरिंग ग्रिड एक्सेस गारंटीज एंड प्राइस इंसेंटिव्स भी दिया गया था विंड एंड सोलार प्रोड्यूसर्स को। ये सब के कारण इन लोग जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा वर्क कर पाई। अब स्टेट ने भी पोड यानी कि बहुत बहा दिया, बहुत बिलियंस बहा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर R&D वगैरह करने में। और जैसे कि प्रोविंस है गंसू, इनर मंगोलिया एंड जिंगसू जो प्रोविंसेस हैं वो एक तरीके से आइडेंटिफाइड किए गए टेस्टिंग ग्राउंड जहाँ पे विंड और सोलार फार्म को लगाया गया, और चाइनीज़ इकोनॉमिक प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग पायलट प्रोजेक्ट यहीं पे हुआ था। ठीक है, अब रोल ऑफ एसओईज स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के बारे में अगर बात करें तो बैंक ने की रोल प्ले किया एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान को। और जो चाइना का नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन है ये और नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट था उसको लीड किया था। ठीक है, अब एज स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर्स जो फर्म है वो फाइनेंशियल लिमिटेशन फेस नहीं किए प्राइवेट सेक्टर की तरह, तो इसलिए वो इन्वेस्ट कर पाए बहुत ज़्यादा। अब इसके कारण हुआ क्या, जो स्पीड था वो एक तरीके से एक तो
स्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ भी बढ़ा और जो मार्केट का डायनामिज़म है यानी मार्केट में जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से भी बढ़ रहा था। तो स्पीड भी अच्छी थी इनकी प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए सिर्फ 2 डिकेड में इन्होंने अच्छा खासा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ग्रोथ के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रोथ के लिए वर्क कर पाया। अब बीजिंग का जो स्टार्टिंग से विज़न था, एम्बिशन था, वो सिर्फ प्रोग्राम को BRI से भी प्रमोट करते गए और पुश किया ग्रीन ट्रेड के लिए। एक्सपोर्ट भी किया इन्होंने सोलार पैनल वगैरह और कंस्ट्रक्ट किया हाइड्रो पावर स्टेशन अफ्रीका जैसी कॉन्टिनेंट में, विंड फार्म बनाया लैटिन अमेरिका में, और ये सब नेशनल प्रोजेक्ट के तरह इन लोग अंडरटेक किए थे और अचीव किए इस स्केल इफेक्ट दैट प्राइवेट इंटरप्राइज ये सब नहीं कर पाता, और इस सिंस स्टेट का भी हाथ साथ में था तो उन लोग कर पाए। अब जो आगे देखें, बहुत सारा लो इंटरेस्ट पे भी क्रेडिट दिया गवर्नमेंट ने और सब्सटेंशियल सपोर्ट किया इस तरीके से। फिर आगे बताते हैं काफ़ी क्विक कर पाए एंड टेक सिग्निफिकेंट ग्रेटर, ज़्यादा रिस्क ले पाए और ज़्यादा इनोवेट कर पाए क्योंकि स्टेट का हाथ साथ में था। और जबकि अगर काउंटर पार्ट में देखें प्राइवेट, तो वो इतना नहीं प्रमोट कर पाए थे। और जो आगे बताते हैं जो 55% है वो SOEs ही अकाउंट करते हैं ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट में, ये बूमबर्ग फाइनेंस का रिपोर्ट बताता है। अब लेसन क्या क्या इससे लर्न कर सकते हैं, बोलते हैं स्टार्टिंग में जो चाइना का ग्रीन एनर्जी है वो बम्प्स के बिना नहीं था, यानी टक्कर के बिना इन लोग भी अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाए, इन लोग को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। विंड और सोलार इंस्टॉलेशन थे वो एक तरीके से आउटपेस्ड कर दिए थे, मतलब इन लोग बहुत ज़्यादा बना दिए थे। नेशनल ग्रिड उतना उस टाइम पे था नहीं, जबकि उससे ज़्यादा इन लोग इंस्टॉल कर दिए थे विंड और सोलार इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा था कि आउटपुट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे थे जो ये विंड और सोलर इंस्टॉलेशन से आ रहा था, तो उसके कारण कर्टेलमेंट हो रहा था एनर्जी का। और फिर जो कर्टेलमेंट था वो इतना ज़्यादा था कि 20% पार कर गया था 2014 में। अब ये एक तरीके से रिवील करता है कि जो क्रिटिकल गैप था ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इनके, मतलब इनके पास अब रिन्यूएबल एनर्जी तो डेवलप हो रहा था लेकिन उसको ट्रांसमिट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ये शो कर रहा है। तो इससे हम लर्न कर सकते हैं इंडिया कि हमको ऐसे नहीं करना है। अब ओवर अ डिकेड जो स्टेट का ग्रिड है वो, मतलब बाद में इन लोग ठीक किए ये सब चीज़ चाइना वालों ने, और डबल किया अपना इन्वेस्टमेंट स्टेट के ग्रिड पास करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने 33.31 बिलियन से 88.7 बिलियन इस साल पे दिया है, ठीक है। अब और प्रॉब्लम देखें तो जैसे सब्सिडी पॉलिसी जो था SOEs को मिल रहा था तो वो एकदम अंधाधुन यूज़ कर रहे थे सब्सिडी का, और उससे क्या हो रहा था वेस्टफुल एक्सपेंशन हो रहा था बिना कोई ओवरसाइट के। अब इसको कंट्रोल करने के लिए भी जो प्रोजेक्ट हैं उसको गवर्नमेंट ने ओवरसाइट किया और उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाया। अब ग्लोबल इन्फ्लुएंस के बारे में बात करें तो जो ग्लोबल नेटवर्क है इनका SOEs का चाइना के, वो स्प्रेड हो रहा है, अब तक 61 कंट्रीज़ में हो गया है। और अगर हम देखें तो एंगोला, हंगेरी और बांग्लादेश ये सब जैसा जगह पे चाइना का प्रेजेंस है और डीपली इंट्रेंच्ड भी हैं इन लोग, ठीक है, यानी इंट्रेंच यानी कि कनेक्टेड हैं। तो जो नेक्स्ट वेव ऑफ एडवांसमेंट है चाइना के तरफ से वो AI पावर्ड स्मार्ट ग्रिड के ऊपर बात करते हैं। और आगे बताते हैं जो वर्ल्ड है वो फेस कर रहा है बाइफरकेटेड एनर्जी लैंडस्केप, एक तरफ तो US है और उसके अलाइज हैं, दूसरे तरफ चाइना है। तो US भी बहुत पंप कर रहा है बिलियंस इनटू अपना ही क्लीन एनर्जी डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। और जैसे कि कुछ एक्ट लाया था इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट करके, उसमें इन लोग बहुत सारे पैसे दिए थे, तो उसके बारे में बात करते हैं। US वालों ने पैसा दिया था अपने कंपनी को। अब इसमें की डिफरेंस क्या है US और चाइना में, कि जो SOEs हैं चाइना का, दैट इज़ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, वो वेस्ट के प्राइवेट इंटरप्राइजेस से एबिलिटी में बहुत ज़्यादा है, और जो चाइनीज़ स्टेट है वो मोबलाइज़ कर सकती है खुद में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को, जबकि प्राइवेट इंडस्ट्री इतना नहीं कर सकती। उसके कारण होगा क्या, लो कॉस्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा स्केल मैटर करता है ना, अगर ज़्यादा बना रहे हो तो कम पैसे लगते हैं, ऐसा होता है। और हाई स्पीड डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं और रिन्यूएबल टेक वगैरह के लिए। फिर जो वेस्ट है उसको हायर कॉस्ट देना पड़ेगा। अब बोलते हैं जो कॉन्टेस्ट है फ्यूचर में उसके बारे में बात करते हैं।
कॉन्टेस्ट का मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि कंपटीशन जो होगा फ्यूचर में वो अल्टीमेटली पैनल या फिर टरबाइन के लिए नहीं होगा, लेकिन क्लाइमेट टारगेट पे कौन अपना जो रूल बना पाएगा ग्लोबल एनर्जी गेम से रिलेटेड उसके उसके ऊपर होगा कंपटीशन। तो इसमें बोलते हैं क्या फ्यूचर पे जो क्लाइमेट टेक है वो बीजिंग का सेंट्रलाइज पॉलिसी ही का दबाव रहेगा, या फिर कोई और कंट्री आके या फिर कोई जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो इनोवेट करेंगे ज़्यादा और अपना क्रेडिबिलिटी शो कर पाएंगे और काउंटर कर पाएंगे ये चाइना का मॉडल को। ये क्वेश्चन पूछते हैं ये लास्ट पे जाते जाते। तो इतना ही था आज के टॉपिक पे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।